हेलो स्कॉलर्स। क्लासरूम 247 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम और आज मैं आपके लिए बिजनेस मैनेजमेंट की दूसरी क्लास, जिसमें कि हम लोग मैनेजमेंट की फंक्शन और उसकी क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट की परिभाषा क्या है और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वो मैंने डिस्कस की है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो में आए ताकि आपको इस वीडियो से भी कुछ लाभ हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस होती है। प्रोसेस और फंक्शन दोनों एक ही चीज है, लेकिन मतलब मैनेजमेंट की अगर आप फंक्शन के बारे में बात करें या फिर प्रोसेस के बारे में बात करें तो दोनों सिमिलर ही है। फंक्शन आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लिख सकते हैं, परंतु अगर आपको प्रोसेस लिखना है तो प्रोसेस का एक कोई भी प्रक्रिया का कोई एक सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस में लिखना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट हम लोग का सबसे पहले शुरू ही कहाँ से होता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है प्लानिंग से। जब तक हमारे पास कुछ प्लान किया हुआ नहीं रहेगा तो हम किस दिशा में अपने काम को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को सुनिश्चित करना है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव हो, और ऑब्जेक्टिव जैसा ही होता है उसके उस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास एक तरीका होना चाहिए, सही तरीका, जो कि हमको उस मंजिल तक कम से कम मेहनत में, कम से कम पैसा में और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट इफेक्टिव तरीके से वहाँ पर लेके जा सके। तो सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं भैया, प्लान करते हैं और उसमें हम लोग करते हैं क्या, डिसाइड करते हैं अपने फंक्शन को, हमें क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है उसको, और उसके बाद फिर हम लोग आगे का देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लानिंग से। और प्लानिंग होता क्या है पहले वो हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेस को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है प्लानिंग का। प्लानिंग में होता क्या है कि हम लोग डिसाइड करते हैं फ्यूचर के एक्शन को। हम लोग किसी भी गोल जिसको कि हम लोग किसी फ्यूचर के समय पे अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए हमारे पास क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या हम लोग एक्शन लेंगे, वो डिसाइड करते हैं और सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव को सेट करना और उसको उस ऑब्जेक्टिव के पास कैसे पहुंचना उसको हम लोग डिसाइड करते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग के बाद दूसरा स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर टाइप के एक्टिविटीज, मान लेते हैं कि बिजनेस में प्रोडक्शन की एक्टिविटीज होती है, मान लेते हैं बिजनेस में फाइनेंस रिलेटेड भी काम है, फाइनेंस से रिलेटेड काम है, या फिर बिजनेस में मार्केटिंग से रिलेटेड काम है। ठीक है, तो ये सारे काम है और इससे रिलेटेड कोई भी छोटा छोटा काम, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी छोटा छोटा काम, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी कोई छोटा छोटा काम, सबको ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड अलोकेटिंग रिसोर्स। अब फाइनेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिसोर्स में क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, उसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, इसको वो अधिकार देना चाहिए, ये अथॉरिटी देना चाहिए कि ये अपनी जो इसके पास जो पैसा है, जो मनी है, उसको ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करे। उसी तरह से मार्केटिंग के पास क्या चाहना चाहिए, इसके पास एक वो प्रोडक्ट जो इसको सेल करना है उसके लिए ये किस प्रकार से सेल को इंक्रीज करे, इसका अधिकार होना चाहिए, वो किस तरह का वो डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह में ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप करते हैं एक्टिविटीज को, जो रिलेटेड होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड एक्टिविटीज होती है, उसको ग्रुप करते हैं। अब उस एक्टिविटीज उस के दरमियान जो भी चीजें हैं उसको देखभाल करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक मैनेजर अपॉइंट करते हैं। मान लेते हैं प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंट कर लिए, फाइनेंस में फाइनेंस का कोई एक स्पेशलिस्ट आदमी को अपॉइंट किए जो हमारे बिजनेस को फाइनेंशियली रूप से हेल्प कर सकता है, वो
फाइनेंस को समझ सकता है हमारे कंपनी को, और उसके हिसाब से जो कंपनी के लिए जो बेनिफिशियल होगी उसके हिसाब से काम कर सकती है। मार्केटिंग में कोई मार्केटिंग हेड अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। अथॉरिटी मतलब इसको अधिकार दिया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम जिस किसी को कोई चीज़ करने के लिए अधिकार देते हैं, हम लोग बाद में उसी से भी पूछेंगे कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जिसके पास अथॉरिटी रहती है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। तो हम लोग इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद हमारे पास जो अगला स्टेप होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन के टीम में चाहिए लेबर, मैनेजमेंट, मार्केटिंग के लिए हमको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है, या फिर सेल्समैन की ज़रूरत है। तो ये सब जो ज़रूरतें हैं, ये जो वैकेंट पोस्ट है, प्रोडक्शन में चाहिए वर्कर्स, मार्केटिंग में चाहिए आपके पास सेल्समैन वगैरह, या फिर ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अब फुलफिल होगी स्टाफिंग से। स्टाफिंग मतलब होता है कि रिक्रूट करते हैं आप लोग और डेवलप करते हैं किसी पर्सन के व्यक्तित्व को। उस व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। पहले तो उसको रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट करने का प्रोसेस, अब मान लेते हैं कोई कहीं पे भी इंटरव्यू लेकर रिक्रूट किया जाए, या फिर एग्जाम लेकर। तो इस तरह हम लोग लेके उसको रिक्रूट करते हैं। अब जब ये सेलेक्टेड कैंडिडेट जब हमारे बिजनेस को जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग से हमारा क्या होता है, डेवलप कर रहे हैं अपने पर्सनल को। तो उसके बाद जैसे ही ऑर्गेनाइजिंग खत्म होता है, हमको एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है, तो एक्टिविटीज करने के लिए भी वैकेंसीज आती हैं। उस वैकेंसी को फुलफिल किया जाता है स्टाफिंग से। तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो दूसरा स्टेप है वो स्टाफिंग का होता है। अब स्टाफिंग हो जाने के बाद, इस प्रक्रिया को पूरा कर लेने के बाद हमारे पास बचता है, स्टाफिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम लोग वो जो व्यक्ति जो बिजनेस में ज्वाइन किया है, जो वर्कर या फिर आप बोलिए सेल्समैन, ये सब जो व्यक्ति है, इससे हम लोग क्या काम करवाना है, या फिर किस तरीके से काम करवाना है। ये जो वर्कर है इसको सही तरीके से सब काम करवाना है, ताकि समय पर सारा काम हो पाए और सब रिसोर्सेज जो भी है वो ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज हो पाए। और उसके बाद हम लोग इस एम्प्लॉय को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, इसको गाइड करते हैं, इसको डायरेक्शन देते हैं कि ये काम वैसे होगा, ये काम वैसे होगा, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसे कहा है, तुम वैसे कर रहे हो। तो यहाँ पर जो स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, उसके बाद उसी व्यक्ति से काम करवाना है जो कि हम लोग ने डिसाइड कर रखा है। और उस काम को करवाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टिंग होता है। उसके बाद डायरेक्ट करते हैं, उससे वो काम हो जाती है। अब यहाँ तक उसका काम हो गया। उसके बाद वाला स्टेप क्या है, उसके बाद में हम लोग कंट्रोल करते हैं परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं। इसको पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। उसके तो हम लोगों ने एम्प्लॉय को डायरेक्ट कर दिया, उसको बता दिया। अब इन्होंने काम किया, एक लेवल पे पहुंचा, ये वर्क डन, मतलब ये काम हो गया, ठीक है। अब ये काम हो गया और हमारे पास डिजायर काम था जो पहले से हम लोग डिसाइड करके रखे थे, ए काम हुआ। अब इस दोनों के बीच में कंपैरिजन हो, इस दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा कि हम ए तक पहुंच पाए, कि ए छोटा ए के पास पहुंच पाए, या फिर ए से ज्यादा काम कर पाए। तो उस चीज को, परफॉर्मेंस को नापना और मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस और टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये जो है ना कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग का सीधा सा रिलेशनशिप प्लानिंग के साथ है। प्लानिंग जो कि पहला स्टेप है, इसके साथ इसका रिलेशनशिप है। और उसमें हम लोग करते क्या है कि जो भी हम लोग ने प्लानिंग के टाइम पे इस दरमियान में जो भी ऑब्जेक्टिव को सेट किया था, उसको करंट जो कि इस दरमियान में जो काम हुआ है उसमें डायरेक्टिंग, मतलब काम जब हम लोग करवाए हैं उस टाइम में जो एक्चुअल जो काम हुआ है और जो डिजायर काम था, इस दोनों के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अगर कुछ भी डेविएशन हो, मान लेते हैं कि काम अगर हमारे पास ए करवाना था,
हो गया छोटा ए, मतलब काम कम हुआ, तो ये काम क्यों हुआ, कम हुआ, उसके उसके प्रति हम लोग करेक्टिव एक्शन लेते हैं और छोटा ए को बड़ा ए की तरफ धकेलते हैं। मान लेते हैं कुछ बड़ा हो गया, उससे ज़्यादा अचीव हो गया, तब तो इसको बिजनेस वेलकम वेलकम करेगी। ये तो विन विन सिचुएशन है कि उम्मीद से ज़्यादा किसी चीज काम हो गया है। तो ठीक है, ये तो हुआ एक ऊपर से हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि प्लानिंग, मेनली प्लानिंग में क्या क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यही जो टॉपिक है, यही जो प्लानिंग है, ये यूनिट नंबर 2 है और इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला जो ऑर्गेनाइजिंग है ये यूनिट नंबर 3 है, स्टाफिंग यूनिट नंबर 4 है, ये यूनिट नंबर 5 और ये यूनिट नंबर 6 है। और बिजनेस मैनेजमेंट की पूरी सिलेबस इसी प्रोसेस में, इसी फंक्शन में कवर हो जाती है। मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो प्लानिंग से स्टार्ट होती है। प्लानिंग पहले नंबर पे है और हमको इसी तरह से इसको लिखना है, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है। और ये है, और इसको हम लोग फंक्शन या फिर प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस अगर लिख रहे हैं तो एक नंबर पे ये 2 3 4 5, ठीक है। और इन सब के बीच में आएगा एक वर्ड कोऑर्डिनेशन, जो कि एसेंस है, जो कि मूलभूत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चारों फंक्शन के बीच में। जैसे कि मैंने बताया ना, जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा तो उस ऑब्जेक्टिव को करने का हम लोग तरीका ढूंढेंगे, और तरीका ढूंढने में हमारे पास काम का एक, क्या बोले, एक काम करने का मतलब, तो जो प्लानिंग पहला स्टेप है, ऑर्गेनाइजिंग दूसरा, स्टाफिंग तीसरा, डायरेक्टिंग चौथा और ये पांचवा। इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन आता है, जो कि एसेंस है मैनेजमेंट का, मूलभूत है, सार है मैनेजमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो कि है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट है। ये फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब ये पहली प्रक्रिया है, ये बेस है मैनेजमेंट को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है लिखा हुआ है इसमें। द प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप भी है और इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। इट इज अ मेंटल प्रोसेस एक्वायरिंग इंटेलेक्ट एंड लॉजिक। मतलब बोल रहा है कि प्लानिंग जो है ना, मेंटल प्रोसेस है। मान लीजिए कि हमको इस एक ऑब्जेक्टिव में 2026 को पहुंचना है, ठीक है, लेकिन डिसाइड आज कर रहे हैं 2025 में, ठीक है। अब यहाँ डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम लोग वो समय, उस पर जाने के लिए एक तरह से तो मेंटेलिटी को ही ना प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे मनोविज्ञान में ही तो है कि 2026 में हमको ऐसा करना है। वो अभी तक हकीकत थोड़ी है, वो मेंटल प्रोसेस है और मेंटल एक्सरसाइज है कि हमको वहां तक पहुंचना है। उसको करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर सोचते हैं, इसमें हम लोग विचार करते हैं लॉजिक से। इन लॉजिकल तरीके से नहीं कि हमको चांद पे जाना है, वैसा नहीं। हमको जाना है, जो गोल हम लोग डिसाइड करेंगे वो अटेंड कर पाएंगे कि नहीं, हमारे पास उतना पोटेंशियल है कि नहीं है। मान लेते हैं कोई बच्चा है जो LKG में है और वो UPSC का सपना देख ले 2026 में, तो वो उससे संभव है ही नहीं। तो हमारे पास जो भी प्लानिंग का प्रोसेस होता है वो मेंटलिटी पे है, और उसमें एक लॉजिक होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होना चाहिए, और इन्वॉल्विंग, और उसमें क्या होता है, लॉजिक होता है, इन्वॉल्विंग डिसीजन अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर की जो एक्शन होगी उस पर डिसाइड करते हैं। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। प्लानिंग, उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्लानिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट के डाटा इसी के हिसाब से हम लोग फ्यूचर के डिसीजन को रिलेवेंट मतलब तरीके से हम लोग उसको क्लियर करते हैं। लिखा हुआ है प्लानिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग फैक्ट्स फिगर्स फ्रॉम पास्ट परफॉर्मेंस एंड फॉर फ्यूचर
टू इन्फॉर्म फ्यूचर डिसीजन। मान लेते हैं कि हमारे पास सेल्स को इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव है। मान लेते हैं सेल को 2027 में 100 करोड़ करना है। ये डिसीजन हम लोग कैसे ले पाए? क्योंकि हम लोग अपने पास के डिसीजन, मान लेते हैं कि हम लोग 2026 में 2000 मान लेते हैं 2026 की डिसीजन को ले रहे हैं, उसमें हमें 100 करोड़ रुपए की सेल्स करनी है। तो 2025 की परफॉर्मेंस, 2024 की परफॉर्मेंस, मतलब ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। मान लेते हैं पास्ट में हम लोगों ने 90 करोड़ रुपया किया था, इस बार हम लोग 95 करोड़ रुपया किए हैं। तो जाहिर सी बात है 90 से 95 हुआ तो पर करोड़ की सेल्स हुई, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक लॉजिक लगा सकते हैं कि 2026 में हम लोग 100 करोड़ तक टच कर जाएंगे, और इसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अब इसको अचीव करने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स एंड ओडोनेल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू डू इट, हु इज टू डू इट। मतलब प्लानिंग क्या करती है? डिसाइड करती है एडवांस में, फ्यूचर के चीज को एडवांस में ही डिसाइड कर लेना कि व्हाट इज टू बी डन, हमको करना क्या है। हाउ टू डू इट, मतलब हमको करना क्या है, ये डिसाइड हो जाने के बाद वो कैसे करेंगे वो डिसाइड करना है। उसके बाद वो चीज कौन करेगा हमारे लिए, उसको डिसाइड करना ही प्लानिंग होता है। ठीक है, लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है प्लानिंग ब्रिजेस अ गैप फ्रॉम वेयर वी आर, हम लोग कहाँ खड़े हैं और हम लोग कहाँ पर जाना चाहते हैं। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ खड़े हैं और जाना यहाँ है, तो ये प्लानिंग क्या है? एक ब्रिज है इस दोनों के बीच में। मान लेते हैं हमको 95 करोड़ में खड़े थे, हमको जाना है 100 करोड़, तो इस बीच में प्लानिंग क्या है? ब्रिज है। प्लानिंग ब्रिज है गैप को फुलफिल करने के लिए फ्रॉम वेयर वी आर और फ्रॉम टू वेयर वी वांट टू गो। तो ठीक है, प्लानिंग होता है। अब प्लानिंग का भी स्टेप्स है। अब उस स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं उसकी भी एक तरीका है। पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम क्या? 100 करोड़ रुपये का टर्नओवर करना, ये बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, इसमें चैलेंजेस को, हम लोगों को 100 करोड़ लाने के लिए हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना प्लानिंग का पहला काम है। उसके बाद डिसाइड करना ऑब्जेक्टिव क्या है? एस्टेब्लिश क्लियर मेजरेबल गोल, ऐसा गोल जो क्लियर हो, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी में या फिर क्वांटिटी में, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग सेट करते हैं प्रेमिसेस, डिटरमाइन करते हैं एजम्पशन और कंडीशन को। एजम्पशन मतलब हम लोग मान के चलते हैं, जैसे कि हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, लेट x b 2, तो हम लोग मान के चल रहे हैं, एजम्पशन ले रहे हैं। कंडीशन को हम लोग देख रहे हैं। अब उस कंडीशन उस सब कुछ देख लेने के बाद हम लोग पास एक अल्टरनेटिव तैयार करते हैं, जहाँ पर हम लोग को उस गोल को पहुंचने के लिए हम लोग को बहुत सारा तरीका होगा। उस तरीका को डिसाइड करते हैं क्या क्या हो सकता है, उस तरीका को इवेल्युएट करते हैं, चूज करते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव को, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, उसको मेजर करके। ठीक है, उसके बाद रिव्यू करते हैं, पीरियडिकली एडजस्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करते रहेंगे उसमें, और हम लोग अपने गोल्स की तरफ पहुंचेंगे। हमने बताया था कि बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव होता है, कंटिन्यूस होता है। उसी तरह से प्लानिंग भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लानिंग की। मैंने सारी चीज़ों को इतने बारीक से लिखा है कि यहाँ पर स्टेप कवर हो जाता है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कवर हो जाता है, और यहाँ पर मीनिंग पूरा हो जाता है, और यहाँ पर डेफिनेशन पूरा हो जाता है। कुल मिला के यही आगे वाले चैप्टरों में पढ़ना है। तो एक तरह से किसी से रूबरू होने के लिए
इतना कंटेंट काफ़ी होता है, इसको किस तरीके से मैंने बनाया है वो आगे के लिए भी काम आएगा, तो इसलिए जो भी देखना है पढ़ना है इसमें ध्यान से, क्योंकि अगर अभी भी नहीं देखोगे तो बाद में भी तुमको यही देखना पड़ेगा। तो देखना है ही तो आज ही देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन हम लोग यंग से जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इफ़िशियंसी कम हो जाती है, इफ़िशियंसी डिक्रीज कर जाती है ना। जो यंग ब्लड ज़्यादा काम कर सकती है, बूढ़े लोग कम कम काम कर सकते हैं। तो आप जितना इंतज़ार करेंगे आप उतना ही इफ़िशियंसी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे और इफ़िशियंसी आपका डिक्रीज होते जाएगा। तो कल आज जो आप कर सकते थे, जो आप ज़िंदगी में अचीव कर सकते थे, वो आपके इंतज़ार करने से और डिले होते जाएगा और आप उसी तरह से रह जाएंगे जिस तरह से आज है। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको और मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, और आज करते हैं तो आपका समय रहते सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं, हम लोग को टॉपिक में वापस जाना है। और हम लोग को क्या पढ़ना था, लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्लानिंग इज कंटिन्यूस ऑल परवेसिव, मतलब यूनिवर्सल है, ये सबके लिए जरूरी है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलते रहता है। और एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्स। इट एक्ट एज एन ब्रिज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मिशन, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु क्वेश्चंस, ये सब सारे क्वेश्चंस का आंसर देती है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसमें करते हैं हम लोग क्या, ऑर्गेनाइजिंग। चलिए अभी शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि लिखा क्या गया है। इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। मैंने बताया वेरियस तरह के एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना और उसको ग्रुप करना, उसको उसको ग्रुप करना, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, इन्वॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। जो भी बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करना, एलोकेट करना टास्क सुटेबल पर्सन को अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, इट क्रिएट्स नेटवर्क ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर आ गई, नेटवर्क बनाती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफिशिएंट टास्क परफॉर्मेंस। ठीक है, लुइस ए एलन ने इसको कैसे डिफाइन किया है, तो उन्होंने लिखा है ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। ठीक है, डिफाइनिंग एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। डिफाइन करना किसकी अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिफाइन करना। मान लेते हैं कोई भी काम है, अगर उसके लिए राम को अपॉइंट किया गया है तो राम के पास उसकी अथॉरिटी भी है, और राम अगर कुछ गलत करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राम के लिए। दिनचर्या में हम लोग ये सब काम करते हैं, सब्जी लाने के लिए जिसको भेजते हैं, सब्जी खराब निकल जाता है तो गाली गलौज भी उसी को करते हैं। तो उसी तरह से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग समझ सकते हैं बिजनेस का कोई भी काम जिसको करने के लिए दिया गया उसी के पास अथॉरिटी रहती है, उसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनुअली पर्पस टू वर्क। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, कौन सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब कौन मैंने हाई पोस्ट पे है। मतलब मान लेते हैं कोई काम करवाना है, मान लेते हैं ए को कोई काम करवाना है और बी और सी उसके पास ऑप्शन है, दो वर्कर। तो यहाँ पर ए क्या है, सुपीरियर है, और बी और सी क्या है, सबऑर्डिनेट्स हैं। सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसके, सुपीरियर के अंडर में काम करने वाले को सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं। सबऑर्डिनेट्स ए से ऑर्डर लेगा जो कि उसका सुपीरियर है, किसी भी ब्रांच का हेड, उस ब्रांच में कोई एम्प्लॉय है तो वो ब्रांच मैनेजर के पास जाके उसके उस काम को कैसे करना है ये सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पर एस्टेब्लिशिंग वर्क
रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। उसके बाद क्या है लिखा हुआ है, पीपल टू वर्क मोस्ट इफिशिएंटली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, जो कि बिजनेस की ऑब्जेक्टिव है उसको। अब ठीक है, इसमें हम लोग करते हैं क्या कि आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को, ग्रुप करते हैं सिमिलर एक्टिविटीज को, एलोकेट करते हैं टास्क, जो भी काम है वो एलोकेट करते हैं, उसके बाद डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को। डेलीगेट मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी मान लेते हैं एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास अधिकार है सारी चीज़ को, ये किसको किसको अधिकार दे सकते हैं, प्रोफेसर सब हैं उनमें अपने अधिकार को बांट सकते हैं कि आप इसका जिम्मेवारी ले लीजिए सर, इसको आप कर लीजिए सर, आप इसको कर लीजिए सर, आप इसको कर लीजिए। तो ये क्या कर रही है, प्रिंसिपल सर क्या कर रहे हैं, अपने अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं। डेलीगेट कर रहे हैं मतलब क्लियर लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं अपने प्रोफेसरों को। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की, जो कि है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं, राइट पीपल इन द राइट प्लेस, यही करते हैं। जो भी काम हम लोगों ने अब में डिसाइड किया हुआ, जिस तरह की एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटीज़ में जो हम लोग ग्रुप किए हैं आदमी को, तो वो सारे एक्टिविटीज़ के लिए जो भी राइट पर्सन होगा उसको राइट जगह पे, किसी के पास अगर स्पेशलाइजेशन है सेल्स करने की, जिसके पास सेल्स में पकड़ है तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट में ही रिक्रूट करेंगे। किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल्स बढ़िया है, जो मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस को हेल्प कर सकती है, उसके पास वो स्किल्स है जिससे बिजनेस अपने गोल को अचीव कर सकती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में डालती है। तो स्टाफिंग मतलब यही होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट्स न्यूमरियस पोजीशन, बहुत सारे पोजीशन को क्रिएट करती है। रिक्वायरिंग अप्रोप्रिएट ह्यूमन, एक्वायर करती है या फिर इसको रिक्रूट करती है ह्यूमन रिसोर्सेज को। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फिलिंग दोज पोजीशन, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फिलिंग दिस पोजीशन, लिखा हुआ है स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फिलिंग मतलब भरना, दिस पोजीशन जो खाली पोजीशन है, राइट पीपल टू इंश्योर efficient and effective work performance and employees job satisfaction। ठीक है, the main focus is acquiring the right person and positioning them at right place to improve output and quantity को improve कर सके। ठीक है, उसके आगे है रिक्रूटमेंट में होता क्या क्या है, मैन पावर की प्लानिंग होती है, हम लोग को देखना पड़ता है कितना सीट खाली है, कितना सीट भरना है, कितना वैकेंसी है, ये सब चीज़ की। उसके बाद एडवर्टीजमेंट वगैरह निकाल कर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। सिलेक्शन हो जाता है, व्यक्ति सब, वर्कर सब, जब स्टाफ सब जब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है। अब इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब होता है एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है उसका फीडबैक लेना और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो करना। ठीक है, उसके बाद कंपनसेशन का पार्ट भी स्टाफिंग में आता है। एस्टेब्लिशिंग फेयर एंड कम्पिटिटिव सैलरी स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट, एक एम्प्लॉय को फेयर और कम्पिटिटिव सैलरी, मान लेते हैं कि उसी तरह के फर्म में किसी एम्प्लॉय को 10,000 रुपये का सैलरी मिलता है, ठीक है, किसी वर्कर को, और आप दे रहे हैं 5,000 रुपये, तो उसके लिए ये फेयर बात नहीं है। जो भी उससे रिलेटेड जो भी मार्केट है, मार्केट रेट के हिसाब से उसको वेतन मिलना चाहिए। किसी को कम देकर ज़्यादा काम करवाना या फिर किसी को ज़्यादा देकर कम काम करवाना, ये सब अनफेयर है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। और इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय को डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। डिससेटिस्फेक्शन मतलब वो अंदर से खुश नहीं रहेगा और उस कारण से वो अपने प्रोडक्शन में या फिर कोई भी काम में मन लगाकर काम नहीं करेगा, और उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन और इस सब चीज़ में उसका इन्फ्लुएंस आएगा, वो उस चीज़ को उतना बढ़िया से नहीं कर पाएगा जितना बढ़िया से उससे हो पाता। तो स्टाफिंग में हम लोग को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनसेशन जो हम उसको सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा ये सब जो देंगे वो फेयर हो। और जो लास्ट जो पार्ट है इसका, स्टाफिंग में हम लोग एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशनशिप बना रहे हैं, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। मैनेजिंग द एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, ओरिएंटेशन टू रिटायरमेंट, ये उसकी लाइफ साइकिल मतलब प्रमोशन वगैरह
ये सब देना, ये सब चीज़ करना, उसका ओरिएंटेशन होना। जैसे कि हमारे कॉलेज में आप लोग का ओरिएंटेशन होता है, फिर हम लोग के पास एक फेयरवेल होगा, रिटायरमेंट, तो हम अपने स्टूडेंट को ऐसे रिलेशनशिप बनाए, बढ़िया रिलेशनशिप। उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद जो स्टेप है वो है डायरेक्टिंग का। और डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने का मतलब उसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बताते हैं कि तुमको ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, डायरेक्टिंग इज द मोस्ट एक्टिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मोस्ट एक्टिव फंक्शन है। एक्टिवेटिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्स को एक्टिवेट करता है। आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग प्रोवाइड स्पार्क दैट गाइड्स, सुपरवाइज, कम्युनिकेट, मोटिवेट एंड कोचेस एवरी एम्प्लॉय टू वर्क। मतलब ये क्या करती है, गाइड करती है, सुपरवाइज करती है, कम्युनिकेट करती है, मोटिवेट करती है, कोच करती है टू एवरी एम्प्लॉय को, सारे एम्प्लॉय को, टू वर्क, काम करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द प्लान विथ फुल जील, पूरे उत्साह से। द फंक्शन इज स्पेशली परफॉर्म बाय मैनेजर। ये फंक्शन मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हु मस्ट गेट वर्क डन थ्रू देयर सबॉर्डिनेट्स, लिखा हुआ है कि हु मस्ट, मैनेजर का काम, मैनेजर का क्या काम है, अपने सबॉर्डिनेट से काम निकलवाना। तो ये जो डायरेक्टिंग का काम है बेसिकली मैनेजर्स द्वारा किया जाता है। इसमें लिखा है स्पेशली परफॉर्म बाय मैनेजर्स हु मस्ट गेट वर्क डन थ्रू देयर सबॉर्डिनेट से अपना काम करवाए, ठीक है, उसको करवाना है ये काम। इट कीप्स कोऑर्डिनेटर राइट ट्रैक, सबऑर्डिनेट जो कि हमारे पास वर्कर एम्प्लॉय हैं उसको राइट डायरेक्शन, राइट ट्रैक पे रखती है वाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब। इसमें कॉन्स ओ डोनेल ने फिर इसमें अपनी राय दी है और अपनी परिभाषा में लिखा है कि डायरेक्शन एम्ब्रासेस दोज एक्टिविटीज विच रिलेटेड टू गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग। एम्ब्रासेस मतलब फिर से हो जाए कंप्रोमाइजेस लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि जुड़ा हुआ, दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। सुपरवाइजन मतलब क्या होता है, सुपरवाइजन क्या होता है, सुपरवाइजन मतलब होता है ओवरसीइंग एंड मॉनिटरिंग द एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉय को काम करते हुए देख, काम करवाना और उसको मॉनिटर करना। टू इंश्योर दैट अदरेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रिस्क्राइब मेथड, जो भी मेथड और या भी इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके हिसाब से वो एम्प्लॉय काम करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको देखना, सुपरविजन होता है। कम्युनिकेशन मतलब होता है इंफॉर्मेशन टू मेंटेन कॉम्प्रेशन कॉन्फ्लिक्ट। ये कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, हम लोग निर्देश देते हैं कि इसके हिसाब से ऐसे करना है, हम लोग बताते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन या फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो। कंफ्यूजन मतलब कोई भी, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई झगड़ा हो सकता है, कुछ हो सकता है, दो काम हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, हम अगर कोई काम करवा रहे हैं, वहाँ पर 3 हैं व्यक्ति, अब हम बोले कि ये काम करो और हम ये नहीं, उसको प्रॉपरली हम लोग बता नहीं पाए कि ये काम ए को करना है या फिर बी को करना है या सी को करना है, तो दोनों तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। तो इन कम्युनिकेट करना पड़ता है हम लोग के पास टू मेंटेन कॉर्पोरेशन, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बना हुआ रहे बिजनेस में और कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट कम हो। उसी तरह से लीडरशिप होता है। लीडरशिप मतलब होता है गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएडिंग सबऑर्डिनेट्स, गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना, परसुएट करना सबऑर्डिनेट्स अपने वर्कर को विद डेडिकेशन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मोटिवेट करना, इनकरेजिंग एम्प्लॉय टू वर्क विथ इंथुजियाज्म थ्रू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब मोटिवेशन का तरीका हो सकता है दो, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल। मतलब नॉन फाइनेंशियल में हम लोग उसको प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल में हम लोग उसको कैश से रिवार्ड कर सकते हैं ताकि वो अच्छा काम करे। तो ये कुछ एलिमेंट है डायरेक्टिंग की एलिमेंट है सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन, ये चारों एलिमेंट है। आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज डायरेक्टिंग और डिस्कस इट्स एलिमेंट।
तो हम लोग को डायरेक्टिंग क्या होता है उसका सारे उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद फिर हम लोग को उसका एलिमेंट्स, ये सारा चीज़ लिखना होगा। ठीक है, आगे हम लोग इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्टिंग एज अ चैप्टर भी पढ़ना है, तो उसमें ये सब सारा चीज़ जितना भी चीज़ है वो डिटेल में होगा और हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप जो है होता है वो होता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग क्या करता है, इंश्योर करता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ क्या है कि कंट्रोलिंग इज डायरेक्टली लिंक विद प्लानिंग, विदाउट अ प्लान नो कंट्रोल कैन बी डन। अगर हमारे पास कोई प्लान ही नहीं रहेगा तो हम किस चीज़ के लिए कंट्रोल करेंगे। तो हमने बताया था कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग का दोनों का एक भाई बहन वाला रिश्ता है। अगर प्लान किया हुआ कोई भी चीज़ रहेगा तो उस प्लान के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये देखना है, कंट्रोलिंग का काम है। अगर नहीं चल रहे हैं तो उस करेक्टिव मेजर्स लेना है, तो हम लोग बोल सकते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों भाई बहन है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो भी स्टैंडर्ड मतलब जो डिजायर गोल है उसको, स्टैंडर्ड गोल उसको डिसाइड करना। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल हम लोग काम किए उसको कंपेयर करना, ज़्यादा है, कम है, बराबर है। अगर ज़्यादा है तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेंगे, अगर कम है तो उसके लिए लेंगे विथ सेटिंग स्टैंडर्ड करेक्टिव एक्शन। और वेरिएंस ऑकर्स, वेरिएंस मतलब होता है डिफरेंसेस, जो इस स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको एवेल्युएट करना, करेक्टिव मेजर्स लेना, उसको ठीक करना, ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। इट एम्स टू इंश्योर वर्क एंड परफॉर्म्ड इन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो भी स्टैंडर्ड सेट करेंगे हम लोग उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ELF बर्च, कंट्रोलिंग का डेफिनेशन उन्होंने कैसे परिभाषा को कैसे बताया वो देखते हैं। लिखा हुआ है कंट्रोलिंग इज चेकिंग करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड कंटेंट इन द प्लान्स with a view to ensure adequate progress and satisfactory performance. Also record the experience gained from working of those plans as guide to future अगर कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कोई भी चीज़ के लिए, तो उसको रिकॉर्ड करना, उसको संजो के रखना, ताकि हम लोग को और कभी काम पड़े तो हम लोग देख सकते हैं। तो कंट्रोलिंग का ये जो है ना स्टेप है कंट्रोलिंग की। ठीक है, हम लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज कंट्रोलिंग और डिस्कस इट्स वेरियस स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 होता है सेट स्टैंडर्ड को सेट करना, जो कि हम लोग कहाँ से करके रखते हैं, प्लानिंग में। उसके बाद मेजर परफॉर्मेंस, और उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, आउटकम है और ये डिजायर है, इस दोनों में मेजरमेंट करना, कंपेयर करना, रिजल्ट कंपेयर करना। उसके बाद अगर थोड़ा सा भी वेरिएंस है, मतलब कोई भी डिफरेंसेस है या फिर कोई भी तरीके का उसमें कमी है, बोल सकते हैं कि डिफरेंसेस है, तो उसको उसको एक्शन लेकर उसको ठीक करना। तो ये हो गया कंट्रोलिंग का पार्ट, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, और ये उसका कंट्रोलिंग का स्टेप्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है, जो इन सब के बीच में आता है, सब स्टेप के बीच में एक होता है ना, जैसे कि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और अचानक से एक ब्रेकर है, ब्रेकर आने के बाद हम लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसका पैर खुद से ब्रेक पे दबता है और हाथ क्लच पे दबता है। तो ये क्या है ना, कोऑर्डिनेशन है, हमारे दिमाग का कोऑर्डिनेशन है, कि अगर कोई ब्रेकर हम लोग देखते हैं या फिर कोई आगे वस्तु आ जाता है आगे में, तो हम लोग का ऑटोमेटिकली अपना जो पैर है वो ब्रेक पे दबता है और हाथ से हम लोग क्लच दाबते हैं। ठीक है, तो यही है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हम लोग लेमन लैंग्वेज में यही समझ सकते हैं। ठीक है, तो
कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस है, मूलभूत है, सार है मैनेजमेंट की सार है, मतलब अंग, मूलभूत अंग, जैसे कि होता है स्पाइनल कोड या फिर ब्रेन, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि द 5 वाइटल मैनेजमेंट प्रोसेस फंक्शन, जिसमें कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, सब एक से एक जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया कैसे एक के बाद एक फॉलो ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। फॉर प्रॉपर कोहिंसेंस अमंग दिस फंक्शन, मतलब इंटरकनेक्शन among this function, coordination serve as the essence of the management binding all function together। coordination कैसे करता है, essence of management है ये, कैसे करता है, बाइंड करता है ऑल फंक्शन को, पूरे फंक्शन को बाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे फंक्शन है, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और ये सारे चीज को यहाँ पर कोऑर्डिनेशन फुलफिल करता है। लिखा हुआ आगे कि कोऑर्डिनेशन इज ए इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन present in all function simultaneously coordinating them, ठीक है। this ensures organization run smoothly and achieve objective easily within a set time framework, जो भी टाइम सेट किया गया है उसी के विदिन हम लोग को सारा काम करना है। विदाउट कंसिडरेशन इवन द बेस्ट प्लान एंड स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सीड, लिखा हुआ है अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा कामों के बीच में तो ये रहा पूरा मैनेजमेंट का फंक्शन और उसका प्रोसेस। इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस बताइए, या फिर व्हाट इज मैनेजमेंट और उसकी प्रोसेस बताइए। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। जैसे कि बताया कि फंक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को है ना उसको सीक्वेंस में लिखना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है, मैनेजमेंट के वेरियस अप्रोचेस क्या होती है, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एकदम धैर्य से, हड़बड़ा के नहीं। हमारे पास समय बहुत है और आराम आराम से पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, एक बार सब कुछ करना है, बाद में फिर कोई वीडियो या फिर कहीं पर और समय वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर जितना बताया गया वो काफ़ी है, इतना समझ हो गया तो समझिए मैनेजमेंट हो गया। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।